In this lecture, I will explain you about Arrhenius equation. ये जो Arrhenius equation है ये एक्सप्लेन करता है कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है ना। सीधे फॉर्मूला फिर उसकी लॉग फॉर्म, और लॉग फॉर्म से जो फॉर्मूला आता है लॉग के साथ एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर जो न्यूमेरिकल में यूज होगा। देन आफ्टर डेरिवेशन को प्रोसीड करने पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे log k वर्सेस 1/t, और ये जो log k होगा बेस 10 पर भी एक्सप्लेन करूंगा और बेस e पर भी एक्सप्लेन करूंगा। देन आफ्टर फॉर्मूला फॉर डिफरेंट टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेट ऑफ फ्रिक्शन चेंज होता है, रेट ऑफ फ्रिक्शन चेंज होता है तो कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है, यानी T1 K1 और T2 K2 की बात करेंगे। फिर बात करेंगे फॉर्मूला फॉर प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस और कैटलिस्ट की अब्सेंस से कैसे एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आता है, और फिर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करेंगे। Arrhenius equation, it explain the effect of temperature on rate of reaction। ये जो Arrhenius equation है ये हमें एक्सप्लेन करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है। मैथमेटिकली k इज इक्वल टू a e मैथमेटिकल टर्म टू द पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी। तो यहाँ पर क्या है k, दैट इज रेट कांस्टेंट, a Arrhenius फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, r गैस कांस्टेंट जिसे रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड दिस T इज टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन। तो टेम्परेचर को केल्विन में लेना है। दिस वन जो कि Arrhenius इक्वेशन है वो क्या यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट है, दिस वन इज नेम्ड एज इक्वेशन फर्स्ट, इसका हम ले रहे हैं लॉग ऑन बेस ई, दोनों साइड से लॉग लेते हैं तो क्या बनता है दिस वन लॉग के ऑन बेस ई, दिस दैट इज द रेट कांस्टेंट के, एंड बेस लॉग लेने पर log k on base e, this one a, and it will become log a on base e। यहाँ ये मल्टीप्लाई है तो क्या बनना चाहिए प्लस log e की पावर माइनस ई ए आर टी, दिस वन ये होना चाहिए था प्लस log e ऑन बेस e, और e टर्म जो है उसकी यहाँ पर पावर जो आपको ऑलरेडी दिखाई दे रही है माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी, एंड दैट वन इज हेयर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी। अब लॉग में पावर स्टार्टिंग में आ जाती है, यहाँ पर आएगा ये दिस वन, जब यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगा ये माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी लॉग E on base E, that is here माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी, प्लस से माइनस हो गया क्योंकि पावर माइनस में थी, लॉग E on base E, this one log E on base E, look carefully, that is log E on base E, log E on base E, and this has the value 1। सेम टर्म का सेम बेस पर वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो जब यहाँ पर वैल्यू 1 पुट करेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो क्या रह जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी मल्टीप्लाई 1, क्या बन जाएगा केवल एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी। केमिस्ट्री में बेस ई नहीं हम यूज़ करते हैं, बेस 10 यूज़ करते हैं, और बेस 10 करना है बेस ई को
तो क्या करें, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें, तब ये बेस ई बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली हेयर दिस बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया है 2.303 से। तो इस तरह से दिस log a ऑन बेस ई इक्वल टू 2.303 log a ऑन बेस 10. Similarly, this log k on base e is equal to 2.303 log k on base 10. This minus excitation energy upon RT as it is. तो क्लियर कि यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुँचे हैं, बेस ई को कैसे बेस 10 में कन्वर्ट किए, ये अब पुरानी बात हो चुकी है। अब आगे प्रोसीडिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर रहे हैं, या कह दें कि इस 2.303 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, कंप्लीट इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करने पर ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। तो क्या होगा, इसको 2.303 से डिवाइड किया तो क्या होगा, दिस इज कैंसिल्ड बाय दैट, क्या बचेगा, log k ऑन बेस 10, जिसे सिंपली log k लिख सकते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। दिस कैंसिल बाय दिस, क्या बचेगा, log a ऑन बेस 10, जो कि यहाँ पर मेंशन किया है। बेस 10 ना लिखने का मतलब भी बेस 10 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस, दिस इज द माइनस साइन जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है। एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R एज इट इज़ यहाँ पर है, और ये बचता है अपॉन टी या 1 अपॉन टी, चूँकि ऊपर तो क्या मानेंगे आप, यहाँ पर 1 ही मानेंगे, तो दैट इज़ 1 अपॉन टी। इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया है, दिस वन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, दैट वन इज हेयर इनटू 1 अपॉन टी। नाउ फोकस ऑन दिस रिएक्शन, जो अभी हमने इक्वेशन जो अभी हमने कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे, log k दिस वन एज इट इज़। अब ये माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इंटू 1 अपॉन आर टी इसको पहले लिख दिया है, क्योंकि दिस एंटायर टर्म, लुक हेयर, दिस एंटायर टर्म इज इन नेगेटिव, तो यहाँ पर भी ये दिस एंटायर टर्म इज इन निगेटिव में ही मेंशन किया है। दिस log a, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो समझिए प्लस, तो इंटरचेंज कर दिया है तो बन गया ये प्लस log a। तो दिस का मॉडिफाइड फॉर्म है log k इज इक्वल टू माइनस एक्टिवेशन एनर्जी दिस वन इंटू 1 अपॉन टी प्लस log a, है ना। अब हम क्यों किया, क्योंकि ये आ रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, जो मैं पहले भी डिस्कस किया है। अब इसको कंपेयर करें बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो देखिए ध्यान से, तो दिस विल बिकम y log k, जो कि यहाँ पर आ गया है कहाँ, y एक्सिस पर log k, है ना। ये दिस वन दिस द स्लोप, ये कंपेयर करने पर आ रहा है m, जो कि स्लोप डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड क्यों, दैट इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, है ना। दिस टर्म विल बिकम x ऑन कंपेयरिंग y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो x कहाँ पे होता है, x यहाँ होता है x एक्सिस पर, तो दिस वन इज x एंड दिस इज द इंटरसेप्ट c। तो इंटरसेप्ट c यहाँ पर क्या बनता है आपका, दिस log a बिकम इंटरसेप्ट c, दैट इज द पोर्शन अबाउ जहाँ से स्लोप स्टार्ट हो रहा है, दैट इज योर इंटरसेप्ट c। तो इस तरह से इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करने पर दिस ग्राफ आपको मिलता है। अगर हमने पूरे फॉर्मेट को बेस 10 में कन्वर्ट ना किया होता तो यहाँ पर 2.303, दिस 2.303 तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। अब अगर ये log बेस 10 ना होता तो क्या ना होता, 2.303 ना होता। जब 2.303 ना होता तो यहाँ पर भी क्या नहीं आता, 2.303 नहीं आता।
और यहाँ पे होता log k ऑन बेस e जो दिखाना पड़ता है, यहाँ पर होता इंटरसेप्ट log a ऑन बेस e। तो उस कंडीशन में आपका स्लोप होता माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन r। हाँ, गौर से सुने, एग्जाम में आ सकता है बेस ई पर, तो बेस ई पर है और स्लोप पूछ ले, तब बेस ई पर स्लोप ये नहीं होगा जो यहां पर दिखाई दे रहा है दिस वन, तब स्लोप होगा, है ना, तब स्लोप क्या बनेगा, एक्टिवेशन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर, है ना, कब, ऑन बेस ई, जब लोग किस पर है, लोग किस पर कर रहे हैं, लोग ऑन बेस ई पर ले रहे हैं ग्राफ को। वापस बेस 10 पर आइए, तो आपका स्लोप होता है दिस माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 आर। तो एक्टिवेशन एनर्जी हो गया है माइनस स्लोप क्रॉस मल्टीप्लाई से 2.303 आर। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट की जा सकती है जो कि होती है 8.314। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर दैट इज 8.314, ये हो जाएगा 19.147। आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन द प्रोडक्ट ऑफ 2.303 इंटू 8.314 अक्सर रिक्वायरमेंट होगी, तो यू कैन यूज डायरेक्टली 19.147। ओके, हाँ, अब अप्लाई कर रहे हैं इस आर्हेनियस इक्वेशन को डिफरेंट टेम्परेचर पर, जो कि आया था आपके पास सेकंड इक्वेशन में, log k इज इक्वल टू log a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन टी। फिर से बता दें, दैट इज ऑन बेस 10 पर चल रहा है। तो टेम्परेचर T1 पर आपका कांस्टेंट K1 है, टेम्परेचर 2 पर आपका कांस्टेंट K2 है। अब कितना चेंज आएगा तो डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है। आर्हेनियस तो बतला रहे हैं एक्सपेरिमेंटली कि अगर 10 का डिफरेंस आएगा टेम्परेचर में तो कांस्टेंट डबल हो जाएगा, 20 का आएगा तो क्वाड्रपल यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। अब इस इक्वेशन सेकंड में अगर टेम्परेचर हम लें T1 और कांस्टेंट लें K1, तो क्या बनेगा, log दिस K1 हेयर दिस log A, तो कांस्टेंट है, नो इफेक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी, चूंकि टेम्परेचर चेंज होने से एक्टिवेशन एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ता है, वो तो कैटलिस्ट से चेंज होती है। 2.303 आर, आर कांस्टेंट है और टेम्परेचर हो जाएगा T1, तो दैट इज एट इनिशियल कंडीशन जब टेम्परेचर एज इट इज था, और जब टेम्परेचर चेंज हो गया तो K2 हो गया कांस्टेंट और टेम्परेचर T2 हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। फिफ्थ जो आप चाहें वो नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। अब सॉल्यूशन के लिए कैसे कर रहे हैं हम, इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन फोर्थ को सोल्व करते तो ये पोर्शन आ जाएगा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। कुछ लोग कहते हैं इसको T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, नो मैटर, आप कहीं से भी इसको यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। नाउ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी ये कि ये कैसे यहाँ से यानी इस इक्वेशन में इसको माइनस करने पर ये फॉर्मुलेशन आता है। अब देखिए ध्यान से, है ना, अब हम इसमें से फिफ्थ में से दिस इक्वेशन में से हम क्या कर रहे हैं, इस फोर्थ इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, और मैथमेटिकली से माइनस करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका साइन क्या है, log K1 का पॉजिटिव है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में, ठीक, या भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो गया, माइनस, ये माइनस है, निगेटिव है तो क्या बन गया, पॉजिटिव। एक बार फिर समझिए मैं क्या दिखा रहा हूं, log फिफ्थ, दिस वन इज द फिफ्थ इक्वेशन, माइनस log फोर्थ। जब फोर्थ इक्वेशन को माइनस करेंगे, इक्वेशन फिफ्थ में से इक्वेशन फोर्थ को माइनस करेंगे तब क्या होगा, ये तो फिफ्थ एज इट इज है, और जब माइनस करेंगे फोर्थ को तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये log A माइनस में, ये log A प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहां बचा ये log K2 माइनस log K1, क्या बचा, log K2 माइनस log K1, और जो ये log K2 माइनस log K1 बचा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, ये बन जाएगा log K2 अपॉन K1, जो मैंने पहले बताया था फॉर्मूला होता है log M माइनस log N, क्या बनता है, log M अपॉन N। तो log K2
माइनस log K1 इज इक्वल टू log K2 अपॉन K1. क्लियर? नाउ लुक हियर, दिस पॉजिटिव एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303, अगर इसको कॉमन ले लें तो यहां से क्या बचेगा, 1 अपॉन T1, माइनस तो है नहीं, प्लस है 1 अपॉन T1, और ये तो कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन T2. लाइक दैट, कॉमन लेने पर ये 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, दिस वन इज हियर. तो कॉमन क्या लिया है, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R. एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे log K2 माइनस log K1 होगा, फिर उसे लिखेंगे log K2 अपॉन K1. दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन ए लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स. इस फॉर्मूले पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें हो सकता है आपको कहे कि कांस्टेंट डबल हो जाता है, और डबल्स का मतलब होता है कि जो कांस्टेंट आपका K2 बना है वो इनिशियली पहले कांस्टेंट का डबल यानी 2K1. तब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे आप 2K1 अपॉन K1, तब केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा. ये हो जाएगा सिर्फ log 2 अगर बात करते हैं डबल्स की. और अगर कहते हैं कि रेट ऑफ कांस्टेंट या रेट ऑफ फ्रिक्शन ट्रिपल हो जाता है फला टेम्परेचर चेंज करने से, तब K2 हो जाएगा 3K1. उस कंडीशन में यहाँ पर 3K1 अपॉन K1, तो ये सिर्फ रह जाएगा log 3, क्योंकि 3K2 अपॉन 3K1 अपॉन K1 में K1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इधर log 3 बचेगा. लेकिन अगर बात क्वाड्रपल्स की हो यानी 4 टाइम्स की हो, तब ये हो जाएगा 4K1 अपॉन K1. तो K1 से K1 कैंसिल, एंड दिस सिंपली लेफ्ट हेयर, इन लेफ्ट साइड में केवल क्या बचेगा, log 4. ये सब आपको क्लियर हो गया होगा. और एक्टिवेशन एनर्जी की जो यूनिट लें वो हमेशा जूल में ही यूज करेंगे. आंसर भी जूल में आएगा, बाद में उसे आप किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर किसी न्यूमेरिकल में एक्टिवेशन एनर्जी किस में गिवन हो, किलो जूल में गिवन हो, तो पहले उसे किलो जूल से किस में चेंज कर लें, जूल में चेंज कर लें, तभी अप्लाई करें. टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है तो उसे केल्विन में यूज करें. टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है. फॉर दिस सेम मेन formula of the RNC equation, log K on base 10 is equal to log A minus activation energy upon 2.303 R, जिसकी वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया कि मल्टीप्लाई करके R की वैल्यू पुट करके पहले ही कर सकते हैं 1 अपॉन T. ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस वैल्यू क्या होता है, 19.417, दैट इज ऑन कैलकुलेशन. Sorry, that is not 19.417, that is 19.147. कब, जब हम 2.303 को R, जिसकी वैल्यू 8.314 होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये रिजल्ट 19.147 डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. इन द अब्सेंस और द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, रिएक्शन में तो चेंज आएगा ही, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस रिएक्शन को फास्ट बना देती है और एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देती है, क्योंकि जो काम एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू करना था वो काम तो कैटलिस्ट कर देता है, जब मैंने आपको पहले ही बताया. तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी E1 एट कांस्टेंट K1, जबकि कैटलिस्ट नहीं है, कैटलिस्ट की एब्सेंस में. इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी E2 एंड कांस्टेंट K2. दिस E2 always lesser than E1, always. This value of activation energy 2 always lesser than activation energy 1. That is because कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ती है. तो अगर हम ऐसे ही फॉर्मूला से यहाँ पर तैयार किया है, इन द अब्सेंस इन द प्रेजेंस कर लें, तब क्या करेंगे, यहाँ पर K1 तो यहाँ T एज इट इज, चूँकि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी E1, और K2 तो एक्टिवेशन एनर्जी T2.
पुट करने पर बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करें, इससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बतलाया था। तो आपको एक नेक्स्ट फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा इन द प्रेजेंस एंड इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट का। दिस वन K1 in the absence of this, in the absence of catalyst and K2 in the presence of catalyst। तो absence of catalyst में एक्टिवेशन एनर्जी E1 जो कि ज़्यादा ही होनी चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। इसको वैसे ही सोल्व करेंगे, इससे मैंने पहले क्या 8 दिस 7 माइनस 6 क्या करेंगे, दिस माइनस दिस 1 प्लस, और फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा log K2 माइनस log K1, और log K2 माइनस log K1 बनेगा log K2 अपॉन K1। यहाँ से दिस एंटायर पोर्शन कॉमन हो जाएगा अपॉन में 2.303 RT दिस वन। तो क्या बच रहा है E1 माइनस E2 दैट इज डेल्टा E। चूँकि पहले मैंने बताया कि E2 कम है E1 ज़्यादा है, तो E1 में से E2 माइनस करेंगे तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। तो दैट इज चेंज इन द एक्टिवेशन एनर्जी ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। हाल तो इस तरह का न्यूमेरिकल आता नहीं है। इन केस ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर x है तो log x यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 RT। एंड इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल है आपकी बुक में इन टेक्स्ट 4.9, इन टेक्स्ट जो 4.9 है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस इंडिविजुअल फॉर्मूला। दिस डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 4.26 के लिए। डायरेक्टली आप यूज करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। एंड दिस वन फॉर्मूला फॉर्मूला जो सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे तो आप एक्सरसाइज का 4.27 न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स।